नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉम्प डिजीज़ के बारे में। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो जीएए नाम के एंजाइम की डेफिशिएंसी यानी इस एंजाइम की कमी की वजह से होती है, जो हमारे लाइसोसोम में काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करता है, जिसको हम आगे देखेंगे। हाल ही में काफ़ी खबरों में है, तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबको हम कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक्चर, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पॉम डिजीज़ जो है इसको ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ टाइप 2 भी कहा जाता है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे मैंने पहले भी कहा, और ये किसकी वजह से होती है? जीएए, जिसकी फुल फॉर्म है एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेज। इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है पॉम डिजीज़। इसका और नाम क्या है? ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ टाइप 2। अब देखिए, जो जीएए यानी एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेज, ये करता क्या है? ये एंजाइम हमारे सेल के लाइसोसोम में ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। अब इस बीमारी की जो प्रेवलेंस है उसका एस्टिमेट 40,000 में एक या फिर 3 लाख बर्थ्स में एक व्यक्ति में ये बीमारी होगी, ये इसकी प्रेवलेंस है। अभी जो डिजीज़ है ये सारी इथनिसिटीज़ में पाई जाती है, हर प्रकार की पॉपुलेशन में पाई जाती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर इथनिसिटी से आएगा, पर्टिकुलर रेस से आएगा तभी ये बीमारी होगी, बल्कि ये डाइवर्स इथनिसिटीज़ और पॉपुलेशंस में देखने को मिलती है। अगर हम इसके की सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले आता है मसल वीकनेस। देखिए, प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस यहाँ पे देखने को मिलती है, जो हमारे स्केलेटल एज वेल एज जो स्मूथ मसल्स हैं उन दोनों को अफेक्ट करती है। इसकी वजह से हमारी जो मोबिलिटी है, यानी जो चलते हैं लोग उसको मोबिलिटी कहेंगे, वो इम्पैक्ट होती है, चलने में दिक्कत आती है। और जो डे टू डे की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है उसमें भी दिक्कत आती है, क्योंकि भैया मसल वीक हो रहा है। जब मसल वीक हो रहा है तो तुम चल नहीं पाओगे, खा पी नहीं पाओगे, बाकी तो छोड़ो, तुम अपने कमरे से लेके वॉशरूम तक नहीं चल पाओगे, वहाँ तक तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो डेली एक्टिविटीज़ है यहाँ पे प्रॉब्लम आती है और जो मोबिलिटी है उसको इम्पैक्ट करती है। फिर आता है मोटर स्किल डिले। अब डिले का मतलब क्या हुआ? डिले का मतलब हुआ थोड़ा लेट होना। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे जिनको ये बीमारी होती है उनमें कुछ मोटर माइलस्टोन्स जो होते हैं उनमें डिले जाते हैं, जैसे बैठने में, क्रॉल करने में, वॉक करने में थोड़ा डिले होना। कि मतलब जैसे नॉर्मल तुमने मान लो कुर्सी पे बैठना है तो तुम क्या करोगे? उसके बगल में आओगे, फिर बैठ जाओगे। लेकिन इस बीमारी का जो पेशेंट है वो बहुत ही धीरे धीरे बैठेगा, तो मतलब यहाँ पे डिले आपको देखने को मिलेगा, सिटिंग में भी, क्रॉलिंग में भी, वॉकिंग में भी। फिर आता है बोन डीजेनरेशन। यहाँ पे जो बोन्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, धीरे धीरे खराब होने लगती हैं, वो डीजेनरेट होने लगती हैं। प्रोलॉन्ग मसल वीकनेस होती है, जिसके वजह से जॉइंट्स में कंट्रैक्चर्स आते हैं और हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें भी डिफॉर्मिटीज हमें देखने को मिलती है। तो बोन डीजेनरेशन जो है ये भी इसका एक सिम्टम है। फिर कुछ रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इसमें क्या होता है कि रेस्पिरेटरी जो मसल्स होते हैं वो वीक होने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आने लगती है। और जो बड़े सीवियर केसेस होते हैं, बड़े खतरनाक केसेस होते हैं, वहाँ पे हमें रेस्पिरेटरी फेलियर भी देखने को मिलता है। फिर आता है कार्डियक इन्वॉल्वमेंट। अब कुछ केसेस में हमें हार्ट पाल्पिटेशंस देखने को मिलती हैं, फटीग यानी थक जाना, चेस्ट पे पेन होना, और उसके साथ साथ हार्ट मसल्स की काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हमें देखने को मिलती हैं। तो ये है कार्डियक इन्वॉल्वमेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट की सिम्टम्स थे। अब इस प्रकार के जो पेशेंट होते हैं उन्हें अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी मसल वीक हो जाती हैं, रेस्पिरेटरी लिमिटेशंस यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार का जो पेशेंट होता है उसे व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ जाती है, उसे रेस्पिरेटरी सपोर्ट इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ जाती है। अब अगर हम बात करें कि इसको डायग्नोज कैसे किया जाए, तो सबसे पहले आता है एंजाइम एसे। हम एंजाइम एसे से इसको डायग्नोज कर सकते हैं, जहाँ पे हम एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेज, ये जो जीएए एंजाइम है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये बीमारी हो रही है, उसको हम चेक कर सकते हैं कि ये कितना है। अगर ये एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे पॉम डिजीज़ होगी। अब ये जो एंजाइम एसेज होते हैं पॉम डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए, ये ब्लड में, स्किन सेल्स में, या फिर उन इनसाइट्स में, उन जगहों में जहाँ पे जीए की डेफिशिएंसी हमें देखने को मिल सकती है, वहाँ पे ये परफॉर्म किए जाते हैं। तो ब्लड में किए जाएंगे, स्किन सेल्स में किए जाएंगे। अगर जीए कम निकला तो मतलब कि ये डायग्नोज हो गया कि पॉम डिजीज़ है। फिर आता है जेनेटिक टेस्टिंग। यहाँ पे म्यूटेशंस को देखा जाता है जो रिस्पॉन्सिबल हैं जीएए जीन में। अब मैंने आपको बताया कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब यही हुआ कि यहाँ पे किसी न किसी जीन में म्यूटेशन हो रही है, उस म्यूटेशन की वजह से ही जो जीएए आपके पास एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी हो रही है। तो हम सीधे जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे, देखेंगे कि म्यूटेशन हुई है कि नहीं हुई है उस जीन में जो कोड कर रहा है जीएए एंजाइम के लिए। उसको कहा गया जीएए जीन, यानी जीएए जीन जो है वो किसके लिए कोड करेगा? जीएए एंजाइम के लिए। तो अगर जीएए जीन में म्यूटेशन अगर देखने को मिले तो उससे भी फिर ये बीमारी डायग्नोस हो जाएगी। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? जो हमारे पास सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में कुछ
बदलाव आ जाते हैं, कुछ चेंजेस आ जाते हैं। इन चेंजेस को, इन बदलावों को हम म्यूटेशन बोलते हैं, मतलब आसान भाषा में। तो ये जेनेटिक टेस्टिंग से पता चल सकता है। फिर क्लिनिकल इवैल्यूएशंस आते हैं, जहाँ पे पेशेंट के सिम्टम्स और मेडिकल हिस्ट्री को देखा जाता है और उससे फिर डायग्नोस किया जाता है। लेकिन इस प्रकार के जो क्लिनिकल इवैल्यूएशन होती है, इसके लिए काफ़ी इंटेलिजेंट डॉक्टर चाहिए। ऐसे जो लल्लू पंजू डॉक्टर होते हैं, उनको इन चीज़ों का पता नहीं चलता है। तो इन सारे के सारे डायग्नोस्टिक टूल्स को जब इंटीग्रेट किया जाता है, जब इकट्ठा किया जाता है, तो उससे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो एक्यूरेटली इस बीमारी को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और इस बीमारी को कंफर्म कर पाते हैं, जिसकी वजह से टाइमली इंटरवेंशन होती है और बीमारी को मैनेज करने में काफ़ी मदद मिलती है। अब बात करते हैं कि क्या ये डिसऑर्डर, क्या ये डिजीज़ क्योरेबल है। तो देखिए, करंटली पॉम डिजीज़ का कोई भी क्योर नहीं है, लेकिन इसकी एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होती है जिसे बोलते हैं ERT। इसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो इस केस में ये जो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ERT है, ये एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मानी जाती है पॉम डिजीज़ के लिए, लेकिन करंटली इसका कोई भी क्योर नहीं है। तो अब यहाँ पे ERT एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में होता क्या है, यहाँ पे जो मिसिंग एंजाइम होता है उसे इन्फ्यूज़ किया जाता है। देखो, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो जो मिसिंग एंजाइम है उसको इन्फ्यूज़ कर दिया जाएगा ताकि जो ग्लाइकोजन का बिल्डअप है उसको एलिवेट किया जा सके और जो सिम्टम्स हैं उसको इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके और जो पेशेंट है उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे भी काफ़ी अच्छे से इन्हेंस किया जा सके। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉपर क्योर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ये एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट देखने को मिलती है पॉम डिजीज़ के लिए। अब यहाँ पे क्योंकि हम पॉम डिजीज़ की बात करते हैं, तो भारत में एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीजेज इन इंडिया। इसको 2010 में एक व्यक्ति ने शुरू किया जिनका नाम है प्रसन शिरोल। तो इनका जो बच्चा था उसे पॉम डिजीज़ थी, तो फिर इसलिए उन्होंने पहली ऐसी NGO जो डेडिकेटेड है रेयर डिजीज़ के लिए, इससे पहले कोई ऐसी NGO नहीं थी जो रेयर डिजीज़ की बात करती थी, पहली ऐसी NGO जो डेडिकेटेड है रेयर डिजीज़ के लिए, वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीज़ इंडिया, ORDI। इसकी शुरुआत करी प्रसन्ना शिरोल ने, जो कि फादर थे एक ऐसे बच्चे के जिसको पॉम डिजीज़ हुई थी, और इसकी शुरुआत इन्होंने करी थी 2010 में। क्यों करी? इनका एम था कि अवेयरनेस फैलाई जा सके, इस प्रकार के पेशेंट्स को सपोर्ट किया जा सके और रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स के जो व्यक्ति अफेक्ट हो रहे हैं उन तक रिसोर्सेज को प्रोवाइड किया जा सके। ये इसका एम था। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा और जीके करंट अफेयर्स और जीके ट्रिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।